सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के कुछ उन क्वेश्चनों को हम लेंगे जो अभी पिछले मार्च एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, जिनको हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल दें। एक तरह से समझें तो वो सभी क्वेश्चन जो मार्च एग्जाम में आए हैं वैसा ही एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सेट होता है, और उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, वो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन आगे फर्दर पूछे जाएंगे। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। जो आइडियाज़ हमें मिला है वैसे ही क्वेश्चन पिछले सालों में आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो हम उस टाइप के ही क्वेश्चनों को लेकर के यहाँ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम उन क्वेश्चनों की एक लिस्ट को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस हैं जो हम इनको डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जो क्वेश्चंस हैं वो सभी मल्टीपल चॉइस के बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। यहाँ तक के जो 1 मार्क्स में इसमें कुछ क्वेश्चन जो भी आए हैं वो सब MCQ हैं, और बाकी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो सभी हैं मैक्सिमम या तो 1 मार्क्स में आए हैं या फिर 4 मार्क्स में आए हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो 3 मार्क्स में आए हैं। अब यहाँ हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो कितने हैं एवरी एग्ज़ाम में। तो यहाँ हमारे इस एग्ज़ाम में किसी एक सेट में तो 2 क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स के, वह MCQ है, और कहीं जो है इंटरनल चॉइस है 4 मार्क्स में। तो टोटल 5 मार्क्स वेटेज वाला ये चैप्टर है। 5 से 6 मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें 144, 144 और 198 का महत्तम समर्थन निकालना, HCF निकालना। क्वेश्चन नंबर 1, 144 और 198 का HCF हमें पता करना है। तो क्या होगा? HCF निकालने के लिए हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि हमारे पास कई मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ पर MCQ है। तो MCQ में हमें आंसर जो दिया गया है वो 9 है, 18 है, 6 है, 12 है। सिर्फ हम किसी भी मेथड से इसको आंसर को निकालना है, ये ध्यान रखना है। यदि वो पर्टिकुलर कहें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके क्वेश्चन को निकालो, तभी हमें उसको अप्लाई करना, अदरवाइज किसी भी मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम इसका एल्शियम निकालेंगे। मैं सॉल्व करके इसको दिखाता हूँ कि हल हम इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पर 144 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ 2 से इसको भाग करेंगे, 2 तो 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 के 6, 2 छिक्का 12, फिर 2 से करेंगे तो ये 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही 198, 198 को 2 से भाग करेंगे तो 2 नीम 18 और 2 नीम 18 होते हैं। अब ये 2 से नहीं होता, 2 से नहीं कटता, तो अब इसको 3 से कर देंगे तो 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से कर देंगे तो ये 11 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि इनमें कुल मिला के क्या क्या हमें मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे इसको 144 को लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितने 2 है? 4 हो गए। ऐसे ही यहाँ पर 198 को लिखेंगे तो यहाँ 3 गुना 3 गुना 2 गुना 11। देखो यहाँ 11 है, 3 है, 3 है और 2 है। तो अब इसमें देखेंगे कि यहाँ 3, एक ये कॉमन है, ये उभयनिष्ठ है, और एक ये 3 है और दूसरा 2। तो यहाँ किसी भी संख्या का जब HCF निकालेंगे तो जो कॉमन संख्या होती हैं उन्हीं को गुना करके लिखते हैं। तो यहाँ 3 दूनी 6 और 6 के 18 इसका आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 18 होगा। यहाँ में 9, 18, 6 और 12 दिया हुआ।
सही आंसर हो गया हमारे पास 18। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन हम आएगा हमारे एग्जाम में, हम उन दोनों दो संख्या तीन संख्या जो भी होंगी उन सब कैसे ही गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, और हम उसमें से देखेंगे कौन सी संख्या जो है वो उभयनिष्ठ है, कौन सी संख्या सब में कॉमन है, उसी को हम लेकर गुना करेंगे तो एचसीएफ होगा। ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा भी है, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालिए, एचसीएफ निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि एचसीएफ निकालो किनका, दो अभाज्य संख्या। अब कोई अभाज्य संख्या क्या होती है, यदि हम मान लें कि हमारे पास कोई भी अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होगी, अभाज्य संख्या हम लिख लें 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी, इस तरह से ये अभाज्य संख्या होती है। तो इन में से हम देखेंगे कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो इनमें हमने पहले ही पढ़ा है कि जब अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब यह है कि एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इनको काट सके। यदि 2 और 3 की बात करेंगे तो 2 में 2 गुणनखंड होंगे, 3 में भी 2 होंगे, एक अपने आप खुद संख्या है और एक एक है। तो यदि हम यहाँ लिखाना भी चाहेंगे कि 2 बराबर 2 गुना 1 और 3 बराबर 3 गुना 1, तो इसमें सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो, यदि हम इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले लें, 3 और 5 ले लें, तो 3 को क्या लिखेंगे, 3 तो हम यहाँ लिखे रहे थे, 3 गुना 1, और 5 को लिखेंगे तो 5 गुना 1, यहाँ भी एक ही है। और एग्जाम्पल ले लें, 5 और 7 को लिखें, 5 को लिखेंगे 5 गुना 1, 7 को लिखेंगे 7 गुना 1, तो क्या है, यहाँ भी एक ही है। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनका एचसीएफ जो होगा वो हर बार एक ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2, अब यहाँ चॉइस दी गई है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ए में 0, बी में 1, सी में 2 और डी में 3 है, तो इसमें एक ही ऐसा उभयनिष्ठ है, तो उसमें लिखेंगे दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। हम आंसर भी लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यदि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आता और 1 मार्क्स में आता है तो आपको इस तरह से इसका हल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 नंबर दिए गए हैं, 12, 21, 15 का महत्तम और एलसीएम दोनों निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, 12, 15, 21 के एचसीएफ और एलसीएम में निकालना है, वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ हल करेंगे इसको, तो यहाँ 12 के गुणनखंड करेंगे, 12 के गुणनखंड 2 गुना 3 होता है। यहाँ हम 15 के करेंगे तो 15 में 5 गुना 3 हो जाएगा, और 21 के करेंगे तो 7 गुना 3 हो जाएगा। अब इनमें देख रहे हो कि इनमें जो 3 है वो तीनों में है, जब तीनों में ही 3 है और तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा, जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में उभयनिष्ठ है, उसको हम एचसीएफ कहेंगे। एक ही संख्या है इसलिए एक ही रहेगी। अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, एलसीएम के लिए जो हमारे पास एचसीएफ होता है वो तो होगा ही, हमने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि एचसीएफ एक गुणनखंड होगा एलसीएम का, तो वो संख्या जो एलसीएम है वो तो यहाँ होगी, बाकी जो नहीं है यहाँ पर, यहाँ जो बची हुई है उन सबको भी लिखेंगे, जैसे 3 गुना 7 गुना 5 गुना 2 गुना 2। अब इनको गुना करके लिख दो तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, देखो मैं क्या करूंगा कि 5 को 2 में गुना करेंगे, जैसा कि हम 5 की किसी भी सम संख्या में गुना करेंगे तो वो 10 हो जाता है या 0 बन जाता है, 5 दूनी 10, तो यहाँ हम इनको गुना करें, ये तो हो गया 10। अब देखो यहाँ कर रहे हैं 2 से 7 को गुना, तो 2 7 14, 14 3 42, और 42 को जब 10 से गुना करेंगे तो 420 आ जाएगा। हमें गुना करने का एक आसान तरीका भी इस तरह से मिल जाता है कि हम किस तरह से आसानी से गुना कर सकें। और गुना करने के लिए जरूरी है कि ये चेक कर लें कि किन किन को गुना करने के बाद हमारे आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा 0 में बदल सकें।
तो जीरो में तभी बदलेंगे जब 5 के साथ 2 लें या 5 के साथ 4 लें, 5 के साथ सम संख्या लें तभी जीरो में बदलता है। तो हमारे पास जो एचसीएफ है वो 3 है और एलसीएम जो है वो 4, तो 20 हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन था वो ऑप्शन हमारे पास है सी भाग। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, वो भी एक अभाज्य संख्या, वो भी एक वो है एमसीक्यू क्वेश्चन है। उसमें लिखा है एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंडों की संख्या है। तो ये आपको ऑलरेडी यहाँ इस क्वेश्चन में पता चल रहा है, इस क्वेश्चन में हमें पता चला कि किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2। हमारे पास किसी भी अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं। फिर हम बात कर देते हैं कि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जनरली हम इनको इंग्लिश में बोल देते हैं प्राइम, प्राइम के 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, और को कंपोजिट नंबर जो होते हैं उनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। ऐसा एक क्वेश्चन है तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में भी कि एनसीईआरटी में, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को नहीं ले रहे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आप क्लास में कर लेंगे, टीचर्स हम डिस्कस कर देंगे, बट यहाँ ये जो डिफरेंट क्वेश्चन है हम उनकी बात कर रहे हैं। जब क्लास में डिस्कस करोगे वो सब हो जाएंगे। तो वहाँ भी एक क्वेश्चन है जिसमें ये सिद्ध करना है कि ये नंबर कंपोजिट है, भाज्य संख्या है। तो हम चौथे क्वेश्चन की बात कर रहे थे और उसमें हम बता देंगे किसी भी अभाज्य गुणनखंड के 2 ही गुणनखंड होते हैं, तो इसका भी आंसर सी भाग है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि 225 को हम किस रूप में, गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो 225 के गुणनखंड यदि हम करेंगे तो ये 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 करता है। गुणनखंड कर लेते हैं, तो गुणनखंड में हमारे पास ये 5 की घात 2 हो गया और 3 की घात 2 हो गया। ये हमारे पास इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो 225 के गुणनखंड कैसे किए वो देखना चाहें तो ये देख सकते हो। हमने इसको 5 से भाग किया तो 5 चौक 20 और फिर 2 और ये 5 हो गया तो 25 हो गया, 5 घंटे 25, फिर 5 से इसको भाग कर दे तो 5 दिन 45, फिर 3 से करेंगे तो 3 से 9। तो ये है हमने लिखा 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, तो 5 गुना 5 3 गुना 3 लिख करके 5 की घात 2 हो गई और 3 की घात 2 हो गई। इस तरह से हमारे पास जो संख्याओं को हमने लिखना था वो भी लिख दिया कि हम इस किसी भी संख्या को ऐसे ही गुणनखंड करके घात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन था, इसका आंसर भी सी पार्ट है। एक क्वेश्चन और पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कहा गया है कि 2.35 बार कैसी संख्या है, एक पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो संख्या, अब हम पूर्णांक किसे कहते हैं हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या प्लस में या माइनस में हो सकती है। दूसरा वो भाग है परिमेय संख्या, जो p/q में हो सकता है, जो दशमलव में शांत में हो सकता है, या जो दशमलव में पुनरावर्ती में भी होगा तो भी हम उसको p/q के रूप में बदल सकते हैं। तो ये संख्या जो हमारे पास है ये 3.235 है, जिसको हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। और यदि p/q के रूप में कोई संख्या है तो उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती हैं या तो वो रूट में हो या फिर वो अशांत हो और पुनरावर्ती भी ना होती हो, लेकिन यहाँ पुनरावर्ती हो रही है। ये हो रहा है 2.35353535 हो रहा है, पुनरावर्ती हो रही है। जब पुनरावर्ती संख्याओं की होती है तो वो संख्याएं शांत ना होते हुए भी परिमेय संख्या में बदली जा सकती हैं। तो ये अपरिमेय संख्या। तीसरा अपरिमेय संख्या दे रखा है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। तीसरा ऑप्शन अपरिमेय था और चौथा हमारे पास प्राकृतिक था। तो प्राकृतिक में दशमलव नहीं होते, एक से बड़ी संख्या है, 1 2 3 4 इस तरह की होती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब एक और विशेष क्वेश्चन था जो बुक में भी है, उसको कहते हैं वृक्ष गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 है। तो यहाँ हमें दिया गया यहाँ एक कुछ नंबर लिखा जाना चाहिए, यहाँ कुछ और नंबर लिखा जाना चाहिए, यहाँ कुछ और नंबर लिखा जाना चाहिए, यहाँ इस तरह से 2 नंबर कुछ और होने चाहिए।
तो यहाँ में दिया गया 2, ये 2, ये 2 और ये 17 दिया गया है। तो ये पूछा गया कि हम इनको किस तरह से खाली स्थानों को भरेंगे। तो उसने पूछा जहां खाली जगह है उनको कैसे भरेंगे। तो यहां से यदि नीचे से देखोगे तो ये 17 और ये 2 है, इन दोनों को गुना करके यहाँ आएगा जो 34 आएगा। फिर 34 और 2 की गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 68 और 68 की फिर 2 में गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 136। तो ये हमारे जो 3 खाली स्थान थे वो हमने भर दिए और ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। ये उल्टा भी हो सकता है कि ये दे दें और गुणनखंड करने के लिए कहें कि इनको सबको भरो। क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे ये आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे ये आएगा, फिर 2 से भाग किया तो 34 को 17 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको ऊपर से या नीचे से किसी भी तरह से इसके गुणनखंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की परिभाषा कीजिए। परिभाषा परिभाषित करने के लिए कहा गया परिभाषा लिखना है। तो परिभाषा किसकी लिखनी है, परिमेय एक आधारभूत प्रमेय जो होती है हमारे पास गणित की आधारभूत परिमेय का मतलब है कि जो भी हमें संख्या दी गई है, चाहे ये संख्या हो चाहे ये दी गई हो, इनको सबको अभाज्य संख्या के रूप में लिखना। यदि 136 ही हमारे पास था तो इसके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17 के रूप में लिखते हैं यदि हम, तो वो कहलाती है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। क्या फिर समझ लीजिए कि किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। ये इसकी परिभाषा बुक में लिखी हुई है, कई बार पूछा गया है, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो यहाँ इसको लिख देंगे कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख देना वो एक अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय है। फिर एक क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 9। यहां मैं इनको रफ कर देता हूं। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो हम फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी ले चुके हैं, जो बोर्ड में आए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने लिया था कि प्रूव दैट, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आया है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 हो, √3 हो, √5 हो, वो सभी एक ही तरह से हमें उनको प्रूव करना है, उनमें कुछ भी नया नहीं होता। तो यहाँ एक और क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 मार्क किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात करो। और उसमें यह भी कहा है कि हमें वेरीफाई भी करना है, सत्यापित भी करना है। क्या कि LCM गुना HCF बराबर A गुना B होता है, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। ये भी हमें इसको सत्यापित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को लेंगे, HCF और LCM निकालेंगे, फिर उसके बाद का काम करेंगे। तो हमारे पास पहला काम क्या है, पहला काम है 336 के गुणनखंड करो। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना मैंडेटरी नहीं है, गुणनखंड से करो। तो यहाँ किससे बात करेंगे, 2 से करो, सबसे छोटी संख्या। 2 से जब बात करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं होता तो फिर 3 से कर दो, 3 से 21। अब ये 54 से को भी हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 7 14, अब 27 आ गया। लेकिन 27 को 2 से नहीं करेंगे, 3 से करना पड़ेगा, 3 × 27 और फिर 3 से करेंगे तो 3 × 9। अब देखो यहाँ पर कि हमने जो 136 के गुणनखंड किए वो क्या होगा, 336 बराबर क्या करेंगे, गुना करेंगे।
क्या आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। और 54 के जब गुणनखंड करेंगे तो उसमें आएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसमें ये देखना है कि कौन कौन सी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। अब देखो एक तो 2 का जोड़ा है, यहाँ पर दोनों में 2 है। 3 एक 3 यहाँ है तो एक 3 यहाँ भी है। अब यहाँ 2 तो 3 है, लेकिन यहाँ दूसरा कोई 2 नहीं है। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ कोई दूसरा 3 नहीं है। और यहाँ 7 है तो यहाँ 7 नहीं है। तो HCF जो होगा, HCF वो होता है जो दोनों में हो, मतलब 2 और एक 3, मतलब 6 HCF होगा। ये HCF हो गया। फिर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा, जैसा कि एलसीएम निकालने के लिए हमने कहा कि जो यहाँ HCF है वो तो होगा ही, 2 और 3 था, लेकिन जो बाकी बचा वो भी होगा। अब जो बाकी बचा क्या बचा, यहाँ पर देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3, इन सबको हमें गुना करना पड़ेगा, तब हमारे पास ये एलसीएम आएगा। तो देखो क्या कर सकते हैं, इनको गुना करेंगे तो ये 2 या 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48, तो ये 48 आ गया। और इनको गुना करोगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 63 हो जाएगा, 3 या 9 9 63। अब 48 और 63 को गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम ट्रिक ढूंढ लें। क्या करें कि यहां से हम 48 को डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी वितरण नियम लेते हैं, 60 प्लस 3 कॉलम मेथड नहीं लगाते। तो यहाँ हम इसको गुना कर देंगे 48 गुना 60 प्लस 48 गुना 3। तो यहाँ जब इसको गुना करेंगे तो 0 आ गया, 6 48 हो गया, 6 चौक 24 और 4 24 और 4 28। यहाँ पे फिर 3 से गुना करेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12 और 2 12 और 2 हो गए। अब इनको यदि हम जोड़ दें तो ये 4 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 8 एक 9 और एक 10 हो गया, और ये 3। यहाँ इनका जो आया हमारे पास जो एलसीएम है वो 3024 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये भी वेरीफाई करना है। अब ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, 4 मार्क्स में आया हुआ है, तो हमें काम अधिक है। हमारे पास काम क्या क्या है, पहले हमने एचसीएफ निकाला, फिर एलसीएम निकाला, फिर इसको वेरीफाई करेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या है। तो एलसीएम हमारे पास क्या था 3024 और एचसीएफ क्या है 6। इसको गुना कर दो तो क्या मिला हमें, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 12 2 14, और यहाँ 0 है तो 6 की 0 गुना करेंगे 0 ही होगा, बट यहाँ पर 1 आएगा, और 6 क्या 18। ये हमारा दोनों संख्याओं को गुना आ गया। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, हमारे पास 336 गुना 54 है। अब 336 गुना 54 है तो क्या करेंगे, इनको भी गुना करके लिखेंगे। गुना करने के लिए फिर हम इस पर कुछ प्रॉपर्टी लगा दें कॉलम मेथड की बजाय। तो मैं 336 को 50 प्लस 4 कर देता हूं, तो क्या होगा देखते हैं। 50 को इसमें गुना करेंगे, 336 गुना 50 प्लस 336 गुना 4। तो देखो यहाँ एक तो 0 आ गया, 5 एक 30 एक 0 आ गया, 5 या 15 और 3 15 3 18, और 5 या 15 15 और 1 16। अब यहाँ देखो इनको भी गुना करेंगे तो ये 4 3 24, 4 किया 12 12 और 2 14, 4 किया 12 12 और 1 13। अब देखो यूनिट को इकाई के साथ 4 4 3 और 8 11, 6 7 और 1 8 और 1। अब ये देखो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर आ गए हमारे पास। तो हम कहेंगे कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसकी राइट हैंड साइड के बराबर है। मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। हम एक काम और कर सकते थे एलसीएम निकालने के लिए। दूसरा जो ये फॉर्मूला है, हम एलसीएम निकालना चाहते थे तो क्या होगा, a गुना b अपॉन एचसीएफ। ये भी कर सकते थे, ये आ जाता, चाहे देख लो करके। 336 गुना 54 और गुना 6।
अब 6 कहाँ से आया, 6 तो एचसीएफ हम निकाल चुके थे। अब 6 से इसको यहाँ से देखो कि इसको बात करो तो 6 × 4 9 बचा। अब 9 की यहाँ गुना करेंगे तो 9 चिक 54, 9 तिया 27 और 5 27 और 5 क्या होते हैं 32, और 9 तिया 27 27 और 3 30। अब देखो ये क्या है एलसीएम, हम एलसीएम को इस तरह भी निकाल सकते हैं, इस तरह निकाल सकते हैं। और वेरीफाई करने वाली बात हुई तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेकर के उसको वेरीफाई कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप पूरा करेंगे तो आपको यदि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स ही मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन को करने का पैटर्न आपको आना चाहिए। यहाँ हमें यही सिखाना है कि क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। अभी जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें कहा गया है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो पहली वीडियो में हमने √3 को सिद्ध किया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जहाँ वहाँ 3 है या √2 है, 2 √2 होगा तो 2 रख देंगे, √3 है तो 3 रख देंगे, जहाँ भी 2 है, और जहाँ √5 होगा तो 2 को हम 5 से बदल देंगे। हमें वही क्वेश्चन उसी पैटर्न पे करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, उसमें लिखा है दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो दर्शाइए कि 5 + 2 √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब ये थोड़ा सा अलग है बट आसान है, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब इसमें से हम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बुक में भी हैं, कि यदि हमें दे दिया जाए कि कुछ हमें हेल्प के लिए दे दिया जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इसमें लिखा है कि ये दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब है कि ये हमें पहले बता दिया। अभी हम उससे पहले क्वेश्चन में क्या डिस्कस कर रहे थे, √2 √3 √5 को सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय है, लेकिन यहाँ इन्होंने कह दिया कि हाँ ये अपरिमेय है, तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना था, 5 + 2 √3 भी अपरिमेय है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √3 तो अपरिमेय है ही है। अब इसका हल करते हैं तो यानी 5 प्लस, अब इसको मानते हैं, माना 5 + 2 √3, चाहे तो हम ये कह दें कि ये परिमेय संख्या है। अब यदि परिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे इसको, 5 + 2 √3 बराबर a/b। जहां हमें मालूम है कि a और b जो है वो दोनों अभाज्य संख्या है, तो क्या करेंगे, इस 5 को बदल ले जाए तो लिखेंगे 2 + 2 गुना √3 बराबर a/b - 5। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे, a - 5b/b। तो ये b परिमेय संख्या होगी। क्यों परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जो ऊपर वाली परिमेय संख्या थी तो ये तो परिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी। ये भी एक परिमेय संख्या होगी। इस 2 से भाग कर दें तो ये √3 बराबर a - 5b/में 2b हो गया, ये भी परिमेय संख्या होगी। जब ये भी परिमेय संख्या है तो फिर ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये तो हमें दिया कि अपरिमेय है, तो लेकिन √3 अपरिमेय संख्या है। दिया हुआ है तो क्या कहेंगे, 5 + 2 √3 भी एक
अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। दूसरा हमारे पास इसका ऑप्शन ये भी होता है कि हम इसको कैसे दिखाएं कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है, उसको हम इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें दिया गया है उसी को प्रयोग करते हैं। उसमें लिखा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमने पहले मेथड किया उससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो इसमें हमने रूल पढ़ा था कि किसी अपरिमेय संख्या में यदि हम किसी संख्या से परिमेय संख्या से गुना करते हैं तो वो अपरिमेय होती है, भाग करते हैं तो भी वो अपरिमेय होती है। किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना करें तो अपरिमेय संख्या होती है, किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना करें भाग करें तो वो अपरिमेय संख्या होती है। यदि किसी अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ें या घटाएं तब भी वो अपरिमेय होती है। तो या हम लिख सकते हैं कि इसमें 2 से गुना कर दें तो 2√3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि हमें मालूम है कि किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को गुना करेंगे तब भी वो अपरिमेय होगी। और यदि हम कुछ जोड़ दें, ऐड कर दें, 5 + 2√3 कर दें तो भी ये एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? ये भी हमें मालूम है। क्या मालूम है? कि यदि हम किसी अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं तब भी वो एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जिनके बेस पर हम इनको कह सकते हैं। तो पहला मेथड या फिर दूसरा मेथड जो भी तुम्हें अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, दोनों ही ठीक होंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उसमें क्या है कि किसी, अब ये तुम्हारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरह है, सेम एनसीईआरटी का है। किसी परेड में 612 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 48 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों कॉलमों में मार्च करना है। उन स्तंभों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो वो आपस में मार्च कर सकें। तो हमें यहाँ देखना होगा कि हमें करना क्या है। इसके मतलब ये हुआ कि यदि टुकड़ी बनानी है, उनको ग्रुप बनाने हैं छोटे छोटे, तो उन छोटे छोटे ग्रुप का मतलब है कि एचसीएफ निकालना है। आप लोगों ने देखा होगा स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस की जब भी कभी परेड निकलती है, परेड में ड्रिल में यदि आर्मी कोई चलती है तो वो एक के बाद एक ग्रुप के साथ चलती है और उनका जो ग्रुप का साइज होता है वो उनकी लंबाई और चौड़ाई लगभग एक जैसी होती है। तो हजारों सैनिक वहाँ काम करते हैं, परेड में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो एक ग्रुप में स्टैंडर्ड फॉर्म में चलते हैं। तो क्या होगा कि वहाँ पर एक छोटे से छोटे ग्रुप को बनाया जाएगा जो एक सिमेट्री, एक जैसे दिखाई दें। तो वहाँ हमें क्या करना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। तो यहाँ हमें 612 और 48 का एचसीएफ निकाल देना है। सिंपल इसका आंसर, और कुछ नहीं होगा। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो हमसे दिखाते हैं। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों इंटरनल चॉइस थी। इसमें दिखाया गया कि दर्शाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 5q + 2 अथवा 5q + 3 के प्रकार का नहीं हो सकता। तो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। और उसने कहा है यहाँ हमें यूक्लाइड एल्गोरिथम को यूज करना है, यूक्लाइडियन लेमा को यूज करेंगे। तो यहाँ हमें कहा गया कि कोई संख्या, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो उसमें कहा है किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग किस रूप में नहीं होता, 5q + 2 और 5q + 3 के रूप में नहीं होगा। ये सिद्ध करना। अब यहाँ हमें करना क्या है, ये जब हम 5 से इसे भाग कर रहे हैं, 5 क्यों ले रहे हैं, तो किसी भी संख्या को इसमें इस तरह से हमें
लेना होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को प्रयोग करेंगे। अब इसको प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ b क्या होगा, यहाँ b जो है वो 5 है, 5 है। हमारे पास किसी भी संख्या को इस रूप में नहीं मिलना, किस संख्या को, जिसका हम किसी का वर्ग कर रहे हैं, लेकिन हमें वर्ग करके दिखाना पड़ेगा। किसके लिए, किस संख्या को करना पड़ेगा, तो हमें पहले तो वो देखना है कि हमारे पास ये जो 5q है या 5 है वो कैसे आ रहा है। 5 ही क्यों लिया, 5q + 2 5q + 3 क्यों लिया। हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम जब यहाँ 5q ले रहे हैं तो हम इसमें b को तो 5 लेंगे, लेकिन q को m लेंगे। अब देखो किसी भी संख्या को यदि हम 5 से भाग करेंगे तो उसमें शेषफल क्या आएगा, उसकी सारी संभावनाएं हम देखेंगे। 0 हो सकता है, 5m + 1 हो सकता है, 5m + 2 हो सकता है, 5m + 3 हो सकता है, 5m + 4 हो सकता है। ये सभी संभावनाएं हैं जब हम किसी संख्या को 5 से भाग करते हैं। तो भागफल तो m हो गया, लेकिन जो शेषफल है वो 0 1 2 3 4 होगा। हम 5 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 5 से छोटा होगा, मतलब 0 1 2 3 4 तक होगा। अब हम कह रहे हैं कि इनका वर्ग करना है। ये हमारे पास a जो है वो एक संख्या है, धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। यदि हम इसका वर्ग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या कभी इस रूप में मिलती हैं ये संख्याएं, तो उसने ये कहा कि इस रूप में नहीं मिलेंगी, तो हमें इनको करके दिखाना पड़ेगा। और करेंगे क्या, वर्ग करेंगे इनका। तो हम इसमें आगे करेंगे a, यदि हम ले लेते हैं a = 5 b का वर्ग करते हैं, क्या मिलेगा, a का वर्ग हो जाएगा, 5 b का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आएगा 25 b²। शेषफल तो यहाँ हमारे पास 0 है, उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या हम इसको कुछ और रूप दे सकते हैं। 5 यदि भाग ले लें तो ये 5b² बचा, तो हम यहाँ पर 5q लिख सकते हैं इसको। क्यों, q क्या हुआ, q की वैल्यू हमने मान ली कि ये 5b² है। ये जो 5b² है उसको हमने q लिख दिया, तो पहले टर्म्स तो ये आ गई, पहला पद आ गया। यदि हम दूसरे को भाग करते हैं a² = 5m + 1 का वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, a + b² लगाएंगे, a² + b² + 2ab होता है, उसको यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, इसको खोलो, ये 5 का वर्ग है 25, m², 1 लिखेंगे, और 5 दूनी 10, 2ab है तो 10m हो जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और यहां से आप 5 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, 5 यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ 5m² + 2m आएगा और +1 लिख देंगे। फिर हमें किस रूप में मिला देखो, इसको फिर आप 5q + 1 लिख सकते हो, जहाँ q जो हमने माना यहाँ पर, यहाँ 5m² + 2m मान गया। तो अब हमें क्या मिला, ये टर्म्स 5q + 1 के रूप में मिला। ऐसे दूसरे पद को करते हैं हम। यहाँ दूसरा हमारे पास है a = 5m + 2 का वर्ग। ये भी फिर a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, ये आएगा 25m² + 5 दूनी 10 दूनी 20m + 4। अब देखो यहाँ पर, यदि यहाँ पर हम 5 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलता है, 5m² + 4m और +4। अब यहाँ हमें क्या मिला था, देखो यहाँ शेषफल मिला था हमें 0, यहाँ शेषफल हमें मिला 1, और यहाँ पहुंच गए हम 4 पे, 2 और 3 तो मिला ही, सीधे 4 मिल गया। अभी 2 3 नहीं आया, चलो हो सकता है कहीं कुछ कंफ्यूजन हो, तो हम इसको एक बार 5q + 4 लिख ले, और यहाँ q को लिख देंगे 5m² + 4m।
तो ये 5q+4 के रूप में आ गया। हमारे पास अभी और दो चॉइस बची है, इनको और ट्राई करके देखते हैं। इनका स्क्वायर करते हैं, a² बराबर 5m+3 का स्क्वायर करके देखते, तो ये 25m² हो गया, ये 5 या 15 दूनी 30m हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। अब देखो 9 है बट 2 और 3 तो अभी भी नहीं आया। यदि यहाँ तुम इसमें से कुछ कॉमन लेते हो 5, तो ये फिर 9 हो गया। बट हमें 9 जो है शेषफल जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 के रूप में मिलना चाहिए। 9 आ गया, 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे इसको हम थोड़ा सा अलग तरह से थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं। ये अब ये देख रहे हो कि 9 को हमने ब्रेक कर दिया। क्यों? 9 जो है वो 5 से बड़ा था, तो 5 और आगे कितना बचा? 4, शेषफल 4। अब ये पूरी संख्या में से 5 को ले लो, क्या आएगा? 5m² + 6m+1 और यह 4 बचा। फिर इसको हम लिख देंगे 5q + 4 और यहाँ का q जो है वो किसके बराबर हुआ? 5m² + 6m+1 के बराबर हो गया। अभी भी हमारे पास शेषफल जो 4 आ रहा है, 2 और 3 नहीं आया। एक हिस्सा हमें और बचा हुआ है, इसको भी ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ a² बराबर 5m+4 का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ आएगा 25m² + 5 जो 20, 20 दूनी 40m और 4 का वर्ग क्या होता है? 16 फिर 5 से बड़ा हो गया, तो फिर 5 से 16 को भाग करेंगे तो क्या होगा? वहां हमारे पास आएगा 5 या 15 + 1। फिर इसको लिखेंगे 25m² + 40m + 15 + 1, क्योंकि जब 16 को 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। यहां से फिर हम 5 कॉमन ले लें, तो 5 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा? 5m² + 8m+3 और फिर बाद में हमारे पास बचा 1। तो ये हमारे पास जो 5 और यहाँ का q + 1 और यहाँ जो q है वो 5m² + 8m+3 के बराबर हमने लिया। तो इन सबसे क्या पता चला कि हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसमें शेषफल 2 या 3 नहीं आता। अतः अब यहाँ लिखेंगे, अतः सभी भागों को, सभी हिस्सों को, सभी संख्याओं का वर्ग चेक करने पर सभी धन पूर्णांकों के वर्ग में कभी भी 5q + 2 और 5q + 3 नहीं आता। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, 4 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन और है जो आया हुआ है, अब हम उसको लेते हैं। वो क्वेश्चन इससे आसान है। उसमें ये कहा गया है कि यदि हमारे पास 3 क्रमागत धन पूर्णांक हैं, उनमें कोई एक ही संख्या ऐसी होगी जो 3 से भाग हो सकती है। तो यहाँ हमें 3 क्रमागत संख्या लेनी पड़ेगी। वो 3 क्रमागत संख्या क्या होंगी वो हमारे ऊपर है कि हम उनको क्या लें। तो यहाँ हम सामान्य जब भी हम बात करेंगे, यदि हम बात करते हैं 3 क्रमागत संख्याओं की, तो 3 क्रमागत संख्या होती क्या है, इनको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर था 14। तो यहाँ हम ले लिए 3 संख्या क्या हो सकती है। हम मान लेते हैं कि a कहीं हो सकता है कि ये n हो, दूसरा n+1 हो और तीसरा n+2 हो। ऐसे कई क्वेश्चन आपकी बुक या असाइनमेंट में कई बार मिल जाएंगे। आपकी बुकों में कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन हैं। 3 क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्याओं से मतलब है कि 3 ऐसी संख्या जो क्रम से आती हो। क्रम से आने वाली संख्या के बारे में यदि बात करेंगे तो हम
हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। यदि हम कहते हैं कि जब सुबह मॉर्निंग में असेंबली में खड़े होंगे तो क्रम से खड़े हो जाओ, हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो जाओ, तो क्रम से मतलब है एक के बाद एक आने वाला क्रम। तो यहाँ यदि हम पहले n ले रहे हैं तो अगले वाला n+1 होगा और उससे अगले वाली संख्या होगी n+2। तो यहाँ क्रम में आने वाली संख्या हो गई। तो यहाँ हमारे पास पहली संख्या n है, दूसरी n+1 है और तीसरी n+2 हो गई, जो 3 क्रमागत संख्या हो गई। 3 क्रमागत धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब है पॉजिटिव है। ये ए को ही लिया, ए ये भी हो सकता है, ए ये भी हो सकता है, ए ये भी हो सकता है। हम यदि ये मान लें कि यहां पर हम n को 1 ले लें तो हमें ये रिजल्ट क्या मिलेंगे देखेंगे। ये तो 1 हो सकता है, 1+1 2 हो सकता है, 1+2 3 हो सकता है। तो इन तीनों में से एक संख्या ऐसी मिली जो 3 से भाग हो रही है। हाँ, मिल रही है। ऐसे यदि हम n को 2 ले लें तो क्या मिलेगा, यहाँ 2, ये 2+1 3 और 2+2 4 हो जाएगा। यहाँ भी एक संख्या ऐसी मिल गई हमें जो 3 से भाग हो रही है। यदि n को हम 3 ले लेते हैं तो 3 4 5, यहाँ भी एक संख्या ऐसी मिल गई हमें कि 3 से भाग हो रही है। यदि हम इसको n को 4 ले लेते हैं तो 4 के बाद क्या मिलेगा, 5 फिर 6, यहाँ भी 3 से भाग हो रही है एक संख्या। यदि n को 5 लेते हैं तो 5 6 7, यहाँ फिर एक आ गई 3 से भाग होने वाली संख्या। n को 6 ले लें तो क्या मिलेगा, 6 7 8, फिर हमें एक संख्या मिल गई जो 3 से भाग हो रही है। तो हम इस तरह से देख पा रहे हैं कि कोई भी 3 क्रमागत संख्या यदि हम लेंगे तो उनमें एक संख्या ऐसी जरूर होगी जो 3 से भाग हो रही होगी। यदि हम आगे भी ले लें, 7 ले लें तो क्या होगा, 7 8 9, 9 3 से भाग हो जाएगा। 8 ले लें तो 8 9 10, 9 आ जाएगी। फिर 9 ले लें तो 9 10 11, उसमें 9 आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास जो संख्याएं हैं वो एक ना एक 3 संख्याओं के एक जो पेयर में 3 संख्याओं को क्रमागत संख्या लेते हैं तो उनमें एक संख्या ऐसी जरूर मिलेगी जो हर बार कहीं ना कहीं 3 से भाग हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड में आए इस साल, उन सबको हमने बना दिया, कर दिया है और इसी के आधार पर अगले साल भी क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आप इस वर्कशीट को मैं आपको शेयर करूंगा, कर भी दिया है, वीडियो में दोबारा कर दे देंगे और इसको आप सॉल्व एक बार खुद भी जरूर करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में इसको शामिल कर लें। जब भी कभी एग्जाम होगा इन क्वेश्चनों को जरूर करेंगे, इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे।